जय हिंद। हम आज शुरू करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। आज हम संविधान को समझेंगे, जानेंगे संविधान होता क्या है और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, संविधान किसी देश का सुप्रीम लॉ बुक होता है। सुप्रीम लॉ बुक जब हम कहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस देश का जो भी कानून बनेगा वो संविधान के ही सिद्धांतों के अनुरूप होगा, तभी वो कानून वैलिड होगा। कहने का मतलब है कि सुप्रीम लॉ बुक एक है जो संविधान है, उसके अनुसार ही उस कानून को होना चाहिए। तो सबसे सुप्रीम कौन सी लॉ बुक है? वो संविधान है। संविधान क्या है? एक लॉ बुक है। ठीक, क्लियर। तो इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सवाल ये भी आता है कि क्या संविधान नहीं था तो कोई भी देश की व्यवस्था सही से काम कर रही थी कि नहीं, राजनीतिक व्यवस्था? तो देखते हैं, जब भी संविधान हम नहीं था तो पहले क्या था? राजतंत्र था। बाद में क्या आया? एक लोकतंत्र का उद्भव हुआ, लोकतांत्रिक पद्धति आई। इस राजतंत्र में क्या होता था कि शासन चलाने की शक्ति किसके पास थी? राजा के पास थी। तो राजा कानून बनाता भी था, राजा कानून इंप्लीमेंट भी करता था, और अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो न्यायिक व्यवस्था का सबसे सुप्रीम कौन होता था? राजा ही होता था। तो सब कुछ किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित थी। जब वो एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित थी तो मन चाहे निर्णय ले सकता था, वो मन चाहे कानून बना सकता था, कोई उस पर रोक टोक नहीं थी। जब रोक टोक नहीं थी तो यहीं से एक शब्द आता है तानाशाह। तो तानाशाही का विकास होता है। तो राजतंत्र में कोई रोक टोक नहीं होता, लेकिन जैसे ही लोकतंत्र का विकास हुआ, कहने का मतलब है कि थोड़ा सा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, हिस्ट्री को कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ ज़रूरत है इसलिए बोला जा रहा है। देखिए, इंडिया और चाइना दोनों देश, प्राचीन विश्व हो या फिर मध्यकालीन विश्व हो, मध्यकाल तक दोनों देश पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ वाले देश थे। सबसे ज़्यादा इनका एक्सपोर्ट था, इनका मार्केट सबसे स्ट्रांग था, ये सबसे पावरफुल संसाधनों से संपन्न देश थे। सबसे प्राचीन संस्कृति इन्हीं दोनों देशों की रही है। ठीक, इनको क्या किया गया? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, बाद में यूरोपीय देशों ने अलग अलग देशों को अपना गुलाम बनाना शुरू किया, कॉलोनी बनाना शुरू की उन्होंने। तो फिर इनको भी कॉलोनी के रूप में स्थापित किया गया, इनको भी गुलाम बनाया गया। अब ऐसे में क्या हुआ है कि जो भी इनके संसाधन थे उस पर कब्जा कर लिया गया, इनके सोच को डेवलप नहीं होने दिया गया। तो जब हम मध्यकाल तक, जरा सोचिए, जब हम मध्यकाल तक विश्व के सबसे बेहतरीन देशों में हम दो देश थे, जब हम मध्यकाल तक इतना बेहतरीन आए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास वहीं हुआ। अगर हमें गुलाम नहीं बनाया गया होता और हमें अच्छे से डेवलप होने दिया गया होता तो हो सकता है कि हम कोई और बेहतरीन व्यवस्था लेके आते। सोचने की बात है। हो सकता है कि हम कोई और बेहतरीन व्यवस्था लेके आते जो लोकतंत्र से भी बेहतर होता। जैसे दुनिया में दो ही विकल्प है, एक समाजवाद, साम्यवाद का विकल्प है उसका, और बड़ा रूप है साम्यवाद जो चीन में देखने को मिलता है, नहीं तो समाजवाद यूएसएसआर में देखने को मिलता था। और दूसरा है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो पूंजीवादी देशों ने इसका विकास किया। ठीक, ध्यान रखिएगा, पूंजीवादी देशों ने इसका विकास किया। वो बोलते थे हमारा ही तरीका सबसे बेहतरीन है। हालांकि अभी के टाइम में समाजवाद से तो रूस का विघटन हो गया क्योंकि उसकी अपनी कंडीशन थी, यूएसएसआर का विघटन हो गया, अपनी उसकी कंडीशन थी इकोनॉमिकली। लेकिन अभी के टाइम में लोकतंत्र ही सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। लोकतंत्र को तो लोकतंत्र ही आया, यूरोपीय देशों द्वारा विकसित किया गया इसको, लेकिन लोकतंत्र से बड़ा मॉडल, कोई बेहतरीन मॉडल हमने हो सकता है कि हम बना सकते थे, लेकिन बना नहीं पाए क्योंकि हमारे हर संसाधनों पे कब्जा कर लिया गया। यहाँ तक कि हमारे दिमाग पे भी कब्जा कर लिया गया। कहीं ना कहीं हमें बढ़ने ही नहीं दिया गया। तो जब एक राजतंत्र था और सारी शक्ति राजा के हाथ में केंद्रित थी तो वो अपने हिसाब से कानून बनाता था, अपने हिसाब से निर्णय देता था। लेकिन जब लोकतंत्र आया तो ये बोला गया कि भाई, एक इंसान के हाथ में केंद्रित नहीं रहनी चाहिए सारी शक्तियां, इस शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। और शक्तियों के केंद्र में कौन आ गया? जनता आ गई। जब शक्तियों के केंद्र में जनता आ गई तो जनता की कहा हुआ सुनेगा कौन? नहीं सुनेगा ना। एक राजा जो सबसे शक्तिशाली है वो जनता की कही हुई बातें क्यों सुनेगा? नहीं सुनेगा। आप ही प्रैक्टिकल नहीं है। जनता नीचे है, राजा ऊपर है, कभी सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। जब राजा वो बात नहीं सुनेगा, कौन सी बात? जो जनता के हित में होनी चाहिए। चाहे हो सकता है कुछ दिन तक कुछ लोग जो ऊपरी स्तर पे हैं वो सुने, उसके बाद बंद कर दिए सुनना, ये भी तो हो सकता है ना। आने वाली जो जनरेशन हुई, चाहे कई सालों बाद, वो बंद कर दी जनता का सुनना और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था डिक्टेटरशिप में बदल गई, तानाशाही व्यवस्था में। इसको रोकने के लिए
ध्यान से सुनिएगा, इसको रोकने के लिए जितने भी इससे रिलेटेड सिद्धांत हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसके पास कितनी पावर होनी चाहिए, किसके पास पावर कितना केंद्रित होना चाहिए, पावर का बंटवारा कितना होना चाहिए, किसको क्या काम करना है, कब कौन शीट्स पे बैठेगा, कब कौन उस पे से उतर जाएगा, कैसे उतरेगा, कैसे बैठेगा, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो कौन इसको चेक करेगा, कौन बताएगा कि क्या सही है, हर चीज़ को लिख के तैयार किया गया और बोला गया कि भाई सर्वसहमति से हर देश में जिसमें संविधान का निर्माण हुआ उस देश में सर्वसहमति से बोला गया कि आज के बाद हम सब लोग इस सिद्धांतों को फॉलो करेंगे। ठीक, उसको जब लिख के तैयार किया गया एक बुक में, उसका नाम दिया गया संविधान। तो संविधान जब लिखा गया तो लिखित रूप में तैयार हुआ तो एक बुक में इसका नाम दिया गया संविधान। ठीक, अब अगर लिखित रूप में नहीं अवेलेबल है, जैसे ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, लेकिन वो भी लोकतांत्रिक मूल्यों को ही फॉलो करेगी। देखिए, दो तरह के देश होते हैं जिसमें एक में संविधान लिखित रूप से मौजूद होता है जैसा कि भारत, जैसा कि यूएस, और एक में लिखित रूप से मौजूद नहीं होता है जैसा कि ब्रिटेन। लेकिन चाहे लिखित हो या नहीं हो, अगर संविधान उस देश में है, संविधान के मूल्यों को फॉलो किया जा रहा है, तो सबके पास पावर का बंटवारा होगा, सबके पास अपना अपना काम दिया गया होगा, ताकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही व्यवस्था में नहीं बदल जाए। ठीक, ये तो समझ में आ गया कि लोकतंत्र आया तो संविधान का कैसे उद्भव हुआ और संविधान का कैसे संविधान कैसे काम करना शुरू की। लेकिन अगर हमारे यहाँ जब लोकतंत्र नहीं था, जब राजतंत्र था, तो क्या उस टाइम कोई ऐसी पद्धति थी? राजा तो कानून बनाया अपनी जगह, ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसी व्यवस्था थी जो बता सके कि गलत क्या है, सही क्या है? आखिर संविधान भी तो यही बताता है ना कि सही क्या है, किसको कितना काम करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, गड़बड़ क्या है, नागरिकों का हक क्या है। तो उस टाइम मान लीजिए कि राजतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को हक उतना नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा था जो बताए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या पाप है या क्या पुण्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल था। हर धर्म का अपना धर्म ग्रंथ आज भी है, हर धर्म का अपना धर्म ग्रंथ ये बताता है। संविधान की जगह कुछ आइडिया ले सकते हैं कि संविधान की तरह काम करता है हर धर्म का अपना धर्म ग्रंथ, जिसमें लिखा होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सही है वो सही है वो सही है, दुनिया भर का वगैरह वगैरह लिखा होता है। लेकिन जब लोकतंत्र आया, दुनिया भर के, जैसे भारत को मान लेते हैं, संस्कृतियों बहुत सारे, भारत में बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं, अलग अलग संस्कृतियां पाई जाती हैं। सबको बांध के रखने के लिए किसी एक धर्म के बुक को तो मान लिया नहीं जाएगा, क्योंकि हो सकता है किसी एक धर्म को माने और उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे और किसी दूसरे धर्म को कम प्रेफरेंस दे, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आगे चल के, आज नहीं है तो कल नहीं है तो परसों है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ऐसे में एक ऐसे बुक का विकास किया गया जिसको नाम दिया गया संविधान, जिसमें सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो तथा सभी के जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको वो पूरा कर सके। ठीक, कहने का मतलब है कि जब एक राजतंत्र था तो सारी शक्तियां राजा के हाथ में थी, सारी शक्तियां राजा के हाथ में थी, तो राजा क्या करते थे, कभी भी अपने हिसाब से निर्णय देते थे। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी शक्तियां संविधान के हाथों में होती और संविधान ही बताता है कि किसको क्या करना है। अब राजा जब उल्टे सीधे फैसले देते थे तो कभी राजा को तख्ता पलट का डर होता था हमेशा। जैसे कई राजाओं ने बड़ी बड़ी अपने आप को उपाधियां दी, जैसे राजाओं ने अपने आप को उपाधि दी, परम भागवत की उपाधि दी, चाहे राजाधिराज, अपने आप को पिता से कंपेयर किया, अपने आप को भगवान से कंपेयर किए। क्यों? क्योंकि उनके देश में क्या ना हो, बगावत ना हो, तख्ता पलट ना हो। क्योंकि अगर अपने आप को भगवान बता देंगे, अपने आप को पिता बता देंगे, तो हो सकता है कि कोई उनके ही राज्य में बगावत पे न उतर आए, उनका तख्ता न पलट करे, उनके खिलाफ विद्रोह न छेड़ दे। समझ में आया? जैसे हम बलबन के बारे में पढ़ते हैं, सिरदार पैबोस की प्रथा उसने शुरू की। अगर मान लीजिए कि उसने लॉ और रक्त की नीति अपनाई, तो अगर किसी राजा का कोई पैर चूम के जा रहा है तो क्या उसके खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत करेगा, हिमाकत करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या था कि राजा भी जानते थे कि देखिए शक्ति तो हमारे ही हाथों में है और हम अपने हिसाब से डिसीजन दे रहे हैं, तो अलग अलग तरीके आजमाते थे ताकि उनका राज्य सुरक्षित रहे। लेकिन जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र में जो भी सिद्धांत थे उसको एक जगह क्रमबद्ध तरीके से रख दिया गया कि भाई क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो एक बुक बनाया गया जिसका नाम है संविधान। ठीक, अब ये तो समझ में आ गया संविधान है क्या, संविधान की प्रेरणा क्यों मिली। संविधान की प्रेरणा इसलिए मिली क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखा जा सके और पावर जो हो, शक्ति जो हो लोकतंत्र की, जनता के हाथों में केंद्रित रह सके। इसके लिए संविधान का विकास हुआ। संविधान सर्वसहमति से एक बुक लिखा गया, जिस देश में लिखा गया उसको लिखित संविधान बोलते हैं, जिस देश में नहीं लिखा गया उसको उसमें लिखा हुआ संविधान नहीं पाया जाता है। ठीक, तो और उसके बाद अब संविधान नहीं था तो क्या था ये भी समझ में आ गया, क्योंकि जब नहीं था संविधान तो कहीं ना कहीं राजा को बताने के लिए, चाहे पूरी प्रजा को बताने के लिए, हर धर्म का अपना धर्म ग्रंथ होता था। वो बताता था कि क्या सही है क्या गड़बड़ है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये भी क्लियर है। अब आता है संविधान। संविधान बन के तैयार तो हो गया, लेकिन संविधान को सुप्रीम लॉ बुक भी बोल दिए। अब क्या हुआ है कि अगर कोई भी लॉ का विकास हुआ, कोई भी लॉ बनाया गया, कुछ भी बनाया गया, अगर वो सुप्रीम लॉ बुक के हिसाब से नहीं है तो वही संविधान बोलता है कि मैं ये पावर देता हूं किसको, सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को। अपने देश के परिप्रेक्ष्य में बोलें भारत में, तो भारतीय संविधान ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंतर्गत, कि उस कानून को, जिस कानून को बनाया गया है उसको नल एंड वॉइड करार दे, मतलब कि उसको निरस्त कर दे। ठीक है, अब वही संविधान कानून बनाने की शक्ति किसको देता है, राज्य विधानसभा या फिर संसद को। वो वही संविधान ये बोलता है, भारतीय संविधान ये बोलता है कि राज्य विधानसभा में राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार है और संसद में
पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार है, कई मैटर में राज्य के लिए भी कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें लोकसभा में लाया जाएगा बिल, फिर राज्यसभा में, और फिर प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर होगा, या फिर पहले राज्यसभा में, फिर लोकसभा में, फिर प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर होगा, और उसके बाद जुडिशियल रिव्यू होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट उस कानून की जांच, वैधता की जांच करेगी कि वो इस संविधान में जो सिद्धांत दी हैं उसके अनुसार है या नहीं है। अगर है तो फिर उसको कंटिन्यू किया जाएगा, अगर नहीं है तो उसको फिर हटा दिया जाएगा, नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। क्लियर? इसीलिए इसको बोला जाता है सुप्रीम बुक। इसने बताया कि संसद कैसे चलेगी, इसने बताया कि कौन इस जो भी रिव्यू करेगा, जो भी कानून बना इसको कौन रिव्यू करेगा, तो इसने ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू करेगी, इसने ही बताया हाई कोर्ट रिव्यू करेगी, इसी ने बताया कि कानून कैसे बनेगा संसद के थ्रू पास होके, इसी ने बताया कि आज के टाइम में हेड ऑफ स्टेट है राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट हैं, तो इसी ने बताया कि कौन हेड ऑफ स्टेट होगा, कौन से आर्टिकल के तहत वो हेड ऑफ स्टेट कहलाएंगे। ठीक, तो संविधान इतना पावरफुल है, ये लिखित संविधान है। अगर मान लीजिए कि कोई कानून ऐसा बन गया जो इसके हिसाब से नहीं है, जैसे एग्जाम्पल किसी को भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल उठा के देख लें, ठीक है, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखें। जब फैसला आता है कि आईटी एक्ट 2000 के आर्टिकल 66A को निरस्त कर दिया जाता है, कहने का मतलब है कि संविधान हमेशा किसके लिए होगा, जनता के लिए होगा। जनता के लिए जब संविधान होगा तो इसका मुख्य फोकस किस पे होगा, मूल अधिकार पे, इसका मुख्य फोकस होगा मूल अधिकार पे। और जब मूल अधिकार पे इसका मुख्य फोकस है और ये बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ जो मूल अधिकार को वायलेट करता है उसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत बोलता है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया जिसमें बोला गया कि आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 66A जो एक्सप्रेशन के अधिकार जो है उसका हनन करता है, ऐसे में इसको निरस्त किया जाए। ठीक है, तो निरस्त किया जाए तो आर्टिकल 66 सेक्शन 66A को निरस्त कर दिया गया 2015 में। लेकिन हंसी की बात यह है कि उसके तहत जितने भी केस आते थे उसका FIR भी दर्ज होता था, साथ ही साथ लोग जेल में भी जाते थे। जब 2021 में फिर देखा गया, सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें बोला गया कि सरकार ये तो देखिए कि जिस कानून को आपने निरस्त कर दिया है आज से 5-6 साल पहले, उस कानून के तहत अभी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बोला अच्छा ऐसा क्या, देखें जरा। सुप्रीम कोर्ट जब देखी इस चीज़ को तो देखी कि अरे यार ये क्या हो रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया केंद्र सरकार को कि आप क्या चला रहे हैं। तो फिर गृह मंत्रालय के थ्रू पूरे देश के मुख्य सचिवों के पास एक लेटर आता है, आदेश आता है, जिसमें बोला जाता है कि भाई आप अपने अपने राज्य में बताइए कि कितने लोग इस सेक्शन के थ्रू अरेस्ट हैं और जो भी अरेस्ट हैं उनको तुरंत छोड़ा जाए। ऐसा भी होता है। हम केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लेते हैं, जिसमें 2016 में 9 जजों की बेंच ने लैंडमार्क डिसीजन दिया था, जिसमें बोला गया कि निजता एक इंसान का मूलभूत अधिकार है। कहने का मतलब है कि निजता की शुरुआत तब हो गई जब वो पैदा हुआ था, तभी से निजता की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में कोई भी स्टेट निजता का हनन नहीं करे, जब उसको मूलभूत अधिकार में डाल दिया जाएगा तो ये पक्का हो जाएगा। क्लियर? कहने का मतलब है कि जब निजता का अधिकार आया तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 90 और आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार में डाल दिया गया। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ है जो इस सुप्रीम लॉ बुक को, कौन सुप्रीम लॉ बुक है भाई, संविधान, संविधान के अनुरूप नहीं है, उसको निरस्त कर दी जाएगी। कोई भी कानून हो, कोई भी कानून, और इसको चेक कौन करेगा कि कानून उसके हिसाब से है या नहीं है। या फिर जब संविधान आया उससे पहले 1950 से पहले जितने भी कानून बन चुके थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम में थे, जैसे आईपीसी को हम देखते हैं, जो भी कानून उसके पहले बन गए थे उसके कोई सेक्शंस इस संविधान के अनुरूप हैं या नहीं है, इसकी भी जांच कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट देखेगी। तो सुप्रीम कोर्ट जब भी देखती है कि इसके अनुसार है या नहीं है, अगर नहीं होता है तो उसको निरस्त कर दिया जाता है, अगर है तो उसको कंटिन्यू किया जाता है। जैसे आर्टिकल 497 एडल्ट्री का केस है। इसमें क्या था कि जब देखा गया कि भाई जब आईपीसी आया था अंग्रेजों के टाइम में, उस टाइम देखा गया कि आईपीसी में जो सेक्शन 497 डाला गया है, आज के टाइम में तो ये एक तरह से पति को पत्नी का मास्टर बता दिया जाता है, मालिक बता दिया जाता है। तो पत्नी का पति मालिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा शानदार इस पर डिसीजन दी थी और इसको निरस्त कर दिया। कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी कानून रहे, जैसे कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आईपीसी बड़ा है, क्योंकि आईपीसी हर जगह सुनते हैं आईपीसी बड़ा है या संविधान बड़ा है। तो आईपीसी आईपीसी कुछ भी हो, संविधान से बड़ा किसी देश में कुछ नहीं है। आईपीसी कैसे बना है कि जब अंग्रेजों ने
आईपीसी बनाने के टाइम अंग्रेज़ों ने देखा कि जितने भी ऊट पटांग के क्राइम हैं, जैसे डकैती डाल देना, चोरी कर लेना, किसी को मार देना, कुछ भी करना, जितने भी ऊट पटांग के क्राइम हैं उसको एक क्राइम की एक बुक बना दी जाए आईपीसी, और उसमें वो क्राइम तथा उसकी सजाएं लिख दी जाए। और उस क्राइम का प्रोसीजर कैसे होगा, कौन सा जज बैठेगा, कितने जज बैठेंगे, कैसे सुनेंगे, कौन मजिस्ट्रेट उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर देगा, क्या होगा प्रोसीजर, वो लिखा गया सीआरपीसी में, ये लिख दिया गया। लेकिन क्या वो संविधान से बड़ा है? क्या नहीं है। संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। संविधान सबको चलाता है। संविधान ये बताता है कि कैसे संसद कानून बनाएगी। संविधान ये बताता है कि हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, वो क्या क्या कार्य करेंगे, उनकी भी सीमाएं कहाँ तक हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट की भी सीमाएं कहाँ तक है, सुप्रीम कोर्ट को जितनी पावर मिलेगी सबके सब संविधान से, हाई कोर्ट को जितनी भी पावर मिलेगी सबके सब संविधान से, संसद को जितनी पावर मिलेगी सबके सब संविधान से, माननीय राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इनको कोई भी पावर मिलेगी सबके सब संविधान से। ठीक, संविधान से सबको पावर मिलेगी और संविधान ही तो सुप्रीम हो गया ऐसे में। लेकिन सवाल एक और है, संविधान को पावर कहाँ से मिलेगी? क्या सोच के संविधान बनाया गया था, ये सवाल सबसे बड़ा है। संविधान को कहाँ से पावर मिलती है? सबको तो संविधान से पावर मिलती है, लेकिन संविधान को कहाँ से पावर मिलती है? तो देखिए, संविधान बनाया गया ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके। संविधान इसलिए बनाया गया कि किसी भी देश में राजतांत्रिक व्यवस्था फिर से डेवलप ना हो जाए। संविधान इसलिए बनाया गया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था डिक्टेटरशिप में डेवलप ना हो जाए। संविधान इसलिए बनाया गया था कि सबको अपनी पावर और अपनी सीमाएं मालूम रहे, इसलिए बनाया गया था ना संविधान। और सबसे बढ़कर संविधान इसलिए बनाया गया था कि जनता को अपने अधिकार मिल सके। अधिकार पे ज़्यादा फोकस करता है संविधान। लोकतांत्रिक व्यवस्था हमेशा अधिकार पे ज़्यादा फोकस करती है, कर्तव्य से भी ज़्यादा अधिकार पे। तो अधिकार मिल सके, क्योंकि जब भी डिक्टेटरशिप डेवलप होगा तो सबसे पहले किसी को रोका जाएगा, किसी को मारा जाएगा, किसी व्यवस्था को रोका जाएगा। तो क्या है? अधिकार। नागरिकों के मूलभूत अधिकार को सबसे पहले खत्म किया जाएगा, तभी डिक्टेटरशिप डेवलप हो पाएगा। संविधान क्या करता है? अधिकार को बचाता है। संविधान क्या करता है? बड़ा सा मूलभूत अधिकार के लिए आर्टिकल्स लिखता है, जिसमें लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे सरकार की शक्तियों पर रोक लगाई जा सके। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूलभूत अधिकार हमेशा ये बताता है कि कैसे सरकार की शक्तियों पर रोक लगाई जा सके और कैसे जनता को स्वतंत्रता दी जा सके। मूलभूत अधिकार हमेशा स्वतंत्रता की बात करता है। किसके? जनता के। संविधान का मालिक कौन? आम जनता, हम और आप। संविधान को पावर कहाँ से मिलती है? आम जनता से। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहाँ से पावर मिलती है संविधान को। संविधान जो कुछ भी करेगा यहीं से शुरू करेगा, यहीं से शुरू करेगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, आई द पीपल ऑफ इंडिया नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, कोई पूंजीपति नहीं, कोई खास व्यक्ति नहीं, सिर्फ और सिर्फ वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कैसे 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 समझ में आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया? कभी दिखा है? सोचिए जरा। दिखा है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, समानता का अधिकार दिखा है। कैसे भाई? जब भी इलेक्शन होता है एक ही कतार में, चाहे वहाँ पे कोई भी हो, देश का कोई बड़ा उद्योगपति हो या रिक्शा ठेला चलाने वाला या फिर भिखारी ही, अंतिम वर्ग में खड़ा कोई व्यक्ति, सब लोग एक ही लाइन में खड़े होते हैं। वहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आपकी स्थिति चाहे कुछ भी हो, सामने वाले की स्थिति चाहे कुछ भी हो सकता है प्रधानमंत्री क्यों, मतलब बड़े से बड़े पद पे बैठा हुआ कोई ऑफिसर ही क्यों ना हो, जब वोट देने की बारी आएगी तो सेम कतार में खड़ा होगा, किसी को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। कितनी बड़ी बात है। संविधान बोलता है कि 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, सब लोग मत दे सकते हैं अपना। सोचिए कितनी बड़ी बात है। संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा होगा कि 18 वर्ष से अधिक की उम्र के व्यक्ति कोई भी वोट दे सकता है। जब ब्रिटिशर्स थे ना, तो कोई वोट नहीं दे सकता था। आम जनता जो अच्छे खासे जमींदारी परिवार से आते थे, जो बड़े रसूख वाले थे, वही सिर्फ वोट दे सकते थे। जब वोट देने की बारी आती थी तब, वैसे तो इलेक्शन होता ही नहीं था, लेकिन फिर भी जब हुआ तब वही लोग, कुछ खास लोग दे सकते थे। लेकिन यहाँ जनता, इतनी बड़ी जनता पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी सबको वोट देने का अधिकार दे दिया गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि जब ये वोट देंगे तो इनके हाथ में अधिकार आएगा। कहीं ना कहीं चाहे कोई कितना हो अनपढ़ हो, कोई कितना हो नहीं पढ़ा हो, लेकिन वो ये तो जानता होगा ना कम से कम कि कौन सा नेता उसकी भलाई करेगा और कौन सा नेता उसकी भलाई नहीं करेगा। ठीक, वो तो जानते थे और तभी ये अधिकार दिए। लेकिन हमने क्या किया? एडीआर रिपोर्ट, 43% संसद में दागी नेता बैठे हैं।
एडीआर रिपोर्ट ये बोलती है कि 43% संसद में दागी नेता बैठे हैं और 29% ऐसे नेता हैं जिस पे हीनियस क्राइम है, रेप, मर्डर, डकैती, ऐसे क्राइम रजिस्टर्ड है। और वो क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। बैठाया किसने? जनता ने। संविधान निर्माताओं ने यह कभी सोचा था क्या? तो संविधान गलत या संविधान के तहत जिसको पावर दी गई वो जनता ने उसके महत्व को नहीं समझा। क्या था बताइए? एडीआर का रिपोर्ट मिलता है, इतनी बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं संविधान में बहुत कुछ दिया गया, लेकिन शायद उसकी चीज़ों को आज हम नहीं समझ पाए। और लोकतंत्र, हमारा एक लोकतंत्र शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने उद्देश्य से हल्का सा भटक रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था गलत है, इसका मतलब एकदम नहीं है। अगर कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं तो उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन एक व्यवस्था गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं संविधान के बारे में, संविधान की कुछ बातें जानेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू आज दिया कि क्या है संविधान। मूलभूत सिद्धांत इसका यही होगा कि जनता को अपना हक देना है। संविधान को पावर मिलती है जनता से और सबको पावर मिलती है संविधान से। संविधान का गार्जियन कौन है? ठीक, सुप्रीम कोर्ट, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट। संविधान ने खुद बताया कि अगर मुझ पे कोई प्रॉब्लम आएगी, मुझे इंटरप्रिटेशन करने, मतलब मुझे अगर इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ये हक किसको दे रहा हूँ? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। साथ ही साथ संसद को ये हक देती हूँ कि इसका विस्तार कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये हक दिया गया कि जो भी कानून है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि संविधान के अनुरूप है या नहीं है, इसकी व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 226 आर्टिकल के तहत संविधान ने यह बताया कि एक जुडिशरी होगी, एक एग्जीक्यूटिव होगी। क्या होगा आगे बताएंगे। एक एग्जीक्यूटिव होगी, एक लेजिस्लेचर होगी। कहने का मतलब एक विधायिका होगी, एक कार्यपालिका होगी और एक न्यायपालिका होगी। इसी के थ्रू लोकतंत्र के ये तीनों पिलर होते हैं। कहने का मतलब है लोकतंत्र के 3 पिलर होते हैं, एक विधायिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करेगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी, और न्यायपालिका अगर इन दोनों में कुछ गड़बड़ हुआ तो न्यायपालिका इसको चेक एंड बैलेंस करेगी। कुछ ऐसा कानून बन गया जो गड़बड़ है लोकतंत्र की दृष्टि से, मतलब जो गड़बड़ है संविधान की दृष्टि से, क्योंकि लोकतंत्र का, जनता का मूलभूत हक कहाँ छिपा हुआ है? संविधान में। तो इसके तहत अगर कुछ गड़बड़ है तो न्यायपालिका इसको देखेगी और इनको रोक लगाएगी। साथ ही साथ अगर न्यायपालिका में कुछ गड़बड़ हुआ तो संसद भी उस पर रोक लगाएगी, कहीं ना कहीं जजों का इम्पीचमेंट करेगी संसद। ठीक, लेकिन अगर इन तीनों में कुछ गड़बड़ हुआ तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी दिया गया है। उसके तहत आर्टिकल 90 के तहत कौन आएगा बीच में? मीडिया आएगी। और मीडिया, इन तीनों की अगर गड़बड़ी बाई चांस हो रही है, चाहे अगर सही से कुछ केस नहीं हो रहा है, चाहे फिर जनता को सबसे बड़ा हक ये है ना कि हमारे जो न्यायालय में बैठे हैं लोग, या फिर हमारे ये संसद में बैठे हैं, या फिर हमारे एग्जीक्यूटिव में बैठे हैं, जो भी लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं ये जानने का हक है ना। न्यायालय क्या डिसीजन दी वो भी तो जानने का हक है ना, कि न्यायालय कितना अच्छा डिसीजन दे रही है, ये भी तो जानने का हक है। तो ये कौन बताएगी? मीडिया। अगर कुछ गड़बड़ हुआ संसद में या फिर एग्जीक्यूटिव ने अपने पावर का दुरुपयोग किया तो ये जनता को कौन बताएगा? मीडिया। तो एक चौथा स्तंभ मान लिया गया है मीडिया को। सबका सब पावर कहाँ से मिला? संविधान से। अगर संविधान है तो सारी पावर है। अगर संविधान नहीं है और संविधान को नहीं माना जाता, मानिए कि अगर नल एंड वॉइड करार नहीं दिया जाता, कानून को निरस्त नहीं किया जाता, तो क्या होता? अपने मनमाने तरीके से नए नए कानून आते रहते और समझ में नहीं आता कि देश की व्यवस्था कैसे चल रही है। जो भी सरकार आती है अपने हिसाब से कानून इम्प्लीमेंट कर लेती है। जैसे जिस देश का संविधान कमज़ोर है, हम चीन का उदाहरण लेते हैं। शी जिनपिंग ने क्या किया? अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया, कितना आसानी से। तो देखते हैं आज संविधान क्या होता है। संविधान का निर्माण आज देखेंगे। निर्माण का विचार 1934 में एम.एन. रॉय साहब के पास सबसे पहले उनके मन में आया। 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की औपचारिक घोषणा की कि भाई संविधान सभा होना चाहिए। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, पहली बैठक संविधान सभा की, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनको अस्थाई अध्यक्ष बने, इलेक्ट किया गया अस्थाई अध्यक्ष। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव
पास किया। कहने का मतलब है कि संविधान जब बनाना था, संविधान का निर्माण जब चल रहा था, तो उसमें संविधान का निर्माण कैसे होना चाहिए, इसके लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है, पास होता है, आता है संविधान में कि संविधान का मूलभूत अधिकार, जैसे लोगों के अधिकार की रक्षा करना है, लोगों को इतना पावर देना है, कोई मतलब सारी संस्थाओं को क्या क्या पावर देना है, सब कुछ क्या व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि संविधान पे ही टिका था कि भारत का भविष्य क्या होने वाला है, हमेशा के लिए भारत का भविष्य क्या होने वाला है, ये संविधान पे ही टिका था। साथ ही साथ भारत में इतनी विविधताएं थी, प्रांत अलग बटे हुए थे, अलग अलग जातियां थी, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया है, सबको एक साथ बांध के रखना था। तो एक प्रस्ताव पेश किया गया कि मोटा मोटा हमारा संविधान ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया इसको। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बैठती है। अब एक एक कानून बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, खूब पूछे जाते हैं। ठीक, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को एक्सेप्ट किया गया कि हमारा ये राष्ट्रीय गान होगा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन गए। ठीक, अब संविधान सभा में कुछ कुछ समितियां थी, जो भी उस टाइम प्रॉब्लम थे, अलग अलग प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए अलग अलग समितियां थी, और अलग अलग समितियों के हेड होते थे, चेयरमैन होते थे। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन किस समिति के हेड होते थे। ठीक, तो संघ शक्ति समिति, इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ आ जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू, लेकिन प्रांत आ जाएगा तो प्रांत वाला याद कीजिए कौन होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सारे प्रांतों का एकीकरण किए। तो संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू, ये सब बड़ी समितियां हैं, छोटी समितियां पूछी नहीं जाती, लिखा नहीं गया है। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल, मैंने बता दिया था, प्रांत आया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। प्रारूप समिति की संविधान कैसे लिखा जाएगा, क्या होगा, ड्राफ्ट बनेगा, तो ड्राफ्ट बनेगा, उसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर साहब। ठीक, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति या परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल साहब थे। मौलिक अधिकारों की बात हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि प्रांतों को लेके ऐड करना था भारत में, तो भारत में जब ऐड करना था तो सबको कुछ ना कुछ अधिकार देना था। याद करने का तरीका है, सबको कुछ अधिकार देना था, तो प्रांतों को ऐड कौन किया? सरदार पटेल साहब। तो अधिकार समिति जो भी होगी तो उसके लिए सरदार पटेल साहब को कोरिलेट कर सकते हैं, याद करने के लिए बस। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये राष्ट्रपति थे, बाद में हो गए, तो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि प्रक्रिया जो भी चलेगी इनके हिसाब से चलेगी, तो थोड़ा आइडिया लगाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जो बनेगी, राज्यों के समझौता करने के लिए जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है, प्रांत के लिए कौन, राज्य के लिए कौन? प्रांत के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, राज्य के लिए जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान कैसे होगा, तो प्रांतों को एकीकृत किसने किया, सारे अलग अलग प्रांतों को मिलाया किसने भारत में, सारे राजवाड़ों को मिलाया किसने? सरदार पटेल ने। लेकिन राज्य किसने बनाया? राज्य बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राज्य के सामने समस्या ये थी कि भाषाई आधार पे हो या कैसे हो, बहुत सारे आंदोलन होने लगे थे देश में। तो 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, उसमें राज्य का गठन हुआ। ठीक है, तो राज्य किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू ने। और प्रांतों को एक साथ भारत में कौन लाया? सरदार पटेल ने। बड़ा योगदान है इन दोनों का। तो राज्य बनाना भी अपने आप में बड़ा जटिल समस्या थी कि कौन सा राज्य का बॉर्डर कहाँ हो। तो जब भी राज्य का नाम आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांत का नाम आएगा सरदार पटेल। ये तो खैर प्रारूप समिति तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। संचालन समिति, तो प्रक्रिया समिति और संचालन समिति, ये दोनों को एक साथ रखिएगा। प्रक्रिया क्या होती है, संचालित कैसे होगा, उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अब 26 नवंबर 1949 को तो कुछ अनुच्छेद को इंप्लीमेंट किया गया, 26 नवंबर 1949 को। बाकी अनुच्छेद को कब इंप्लीमेंट किया गया? 26 जनवरी 1950 के दिन। तो अनुच्छेद, इसका नाम लिख दिया गया 5, 6, 7, 8, 9, 324, 366, 367, 369, 380, 388, 391, 392, 393, इसको ऐड किया गया। और शेष को 26 जनवरी 1950 को ऐड किया गया। तो आज था संविधान के बारे में कुछ परिचय। कल अब संविधान की विशेषता पढ़ेंगे, विशेषता आगे की क्लास में संविधान की विशेषता पढ़ेंगे, विशेषता को ध्यान से देखेंगे। उसके बाद जिस दिन पढ़ेंगे प्रस्तावना पूरा संविधान का सार है। अगर संविधान को कोई पढ़ना नहीं चाह रहा तो समरी पढ़ ले, प्रस्तावना पढ़ ले, समझ में आ जाएगा कि संविधान कैसे है। तो जिस दिन प्रस्तावना पढ़ाऊंगा पूरा खुल जाएगा यहाँ से। ठीक है,
अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद।